हेलो स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। आज हम विदेशों के यात्रा वृत्तांत और अन्य महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भारत और विदेशों में गहरा संपर्क रहा है शुरू से ही, और इस कारण समय समय पर विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा भारत की यात्रा की जाती रही है। इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत का बहुत अच्छा वर्णन किया है, जिससे तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। अगर हम बात करें आरंभिक विदेशी यात्रियों की, तो इसमें अल बरूनी का उल्लेख हम कर सकते हैं। उन्हें अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 113 ग्रंथों की रचना की। लेकिन उनकी जो सबसे अधिक विख्यात पुस्तक है या महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है किताबुल हिंद। तो हालांकि अल बरूनी की इस पुस्तक में राजनीतिक महत्व की बातें बहुत कम हैं, लेकिन उनके विवरणों से 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन, खगोल शास्त्र और गणित की प्रगति के बारे में बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। अल बरूनी के पश्चात भारत आने वाले यात्रियों में सबसे प्रमुख इतालवी यात्री मार्को पोलो और मोरक्को निवासी इब्न बतूता हैं। मार्को पोलो ने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की और उन्होंने अपने ट्रैवल्स में भारत की आर्थिक स्थिति और व्यापार की स्थिति पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। जैसे उनका कहना है कि भारत ईरान से घोड़ों का आयात करता था। मार्को पोलो का विवरण दक्षिण भारत की आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में अफ्रीका से भारत आया और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। तो इब्न बतूता ने जो रिहाला नामक ग्रंथ है उसकी रचना की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उन्हें दिल्ली के काजी पद पर भी नियुक्त किया गया। तो रिहाला नामक ग्रंथ में मोहम्मद तुगलक के दरबार, उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं क्या थी, उस समय की आर्थिक स्थिति, डाक व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, कृषि उत्पादन, उस समय के त्यौहार और उत्सव, संगीत इत्यादि का उन्होंने बहुत ही सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है। और मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद चरित्र और उनकी जो अनोखी योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन करने में रिहाला बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इब्न बतूता की विवरण की जो पुष्टि है वो बर्नी द्वारा भी की जाती है। और सल्तनत काल में भारत आने वाले जो अन्य प्रमुख यात्री थे उनमें महत्वपूर्ण है इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टिन, अरब सौदागर अब्दुल रज़ाक, चीनी यात्री महुआन, पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा, पुर्तगाली अधिकारी बारबोसा, वातेमा और पायस तथा रूसी यात्री अफानासी निकितिन। इनका उल्लेख हम कर सकते हैं। और इन यात्रियों द्वारा सल्तनत कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त विजयनगर साम्राज्य, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन किया है। निकोलो कॉन्टी द्वारा विजयनगर राज्य की सैर की गई और वहां की आर्थिक समृद्धि का उन्होंने आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया। अब्दुल रज़ाक जो थे वो कालीकट के जमूरिन के दरबार में ईरान के शाह के दूत की हैसियत से आए थे। तो उन्होंने भी विजयनगर की यात्रा की और वह वहाँ के प्रशासन और सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। महुआन के विवरण की अगर हम बात करें तो उनके विवरण से हमें बंगाल की आर्थिक समृद्धि का पता चलता है और अन्य जो यूरोपीय यात्री थे उनके विवरणों से भी तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी हमें मिलती है। 13वीं शताब्दी में तिब्बती यात्री धर्म स्वामी भी भारत आए और उनके यात्रा विवरण से पूर्वी भारत की स्थिति और आरंभिक तुर्कों द्वारा उस क्षेत्र में सत्ता की स्थापना के प्रभाव की जानकारी भी हमें मिलती है। तो ये विदेशी यात्रियों के प्रमुख यात्रा वृत्तांत थे। लेकिन हमें अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी मिलते हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें देते हैं और साथ ही साथ इतिहास लेखन में भी हमें सहायता पहुँचाते हैं।
इनमें से जो अधिकांश हैं वो फ़ारसी भाषा में हैं। जैसे अफसानाए शहान से हमें लोदी वंश के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। तो अगर हमें लोदी वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ये ग्रंथ बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसी तरह से अब्दुल हामिद मुहर्रर की रचना है दस्तरुल अलबाब फी इल्म इल हिसाब। इससे हमें सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें लगान वसूलने वाले अधिकारियों की योग्यताओं और कर्तव्यों, राजस्व शब्दावली तथा राजस्व पंजिकाओं का वर्णन है। अमीर हसन खिलजी ने दीवाने हसन दहलवी में अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा की है। फवायदे फिरोजशाही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जा सकता है क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज की स्थिति और लोक साहित्य की झांकी देखने को हमें मिलती है। खैरुल मजलिस में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार और मूल्य नियंत्रण तथा दिल्ली पर मंगोल आक्रमणों के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। निजामुल मुल्क तुसी की रचना सियासतनामा, इसमें हमें शाही सेवा में नियुक्त दासों के प्रशिक्षण का वर्णन देखने को मिलता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें हसन निज़ामी द्वारा लिखित ताजुल मासिर की, तो इसमें ऐबक और इल्तुतमिश के सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। तो सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी हम के लिए ये जो स्रोत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। फ़ख्रे मुदब्बिर की एक रचना है तारीख़ फ़खरुद्दीन मुबारक शाह, इससे भी ऐबक के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। जफरनामा में शरफुद्दीन अली यज़दी ने तैमूर के भारत आक्रमण का वर्णन किया है। तो तैमूर के भारत आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गुनियतुल मुनिया की रचना फिरोज शाह तुगलक के समय में हुई थी और जो कि संगीत से संबंधित पुस्तक है, तो तत्कालीन संगीत पर ये बहुत अच्छा प्रकाश डालती है। सल्तनत काल में फ़ारसी के अलावा संस्कृत, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई और इनसे भी हमें तत्कालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे संस्कृत में कल्हण की राजतरंगिनी के अलावा यौनराज, श्रीवर और शुक द्वारा भी राजतरंगिनी लिखी गई, जिनसे मध्यकालीन इतिहास विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। हमीर महाकाव्य से राजपूताना के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। और अवधी भाषा में लिखित विख्यात सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, वो भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। विद्यापति की पुरुष परीक्षा समकालीन सामाजिक जीवन पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है। चंडेश्वर और रघुनंदन की रचनाओं से बंगाल के तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का पता चलता है। और बंगाल का जो सुल्तान था हुसैन शाह, उनके समय में हिदायत उर राबी नामक ग्रंथ का संकलन किया गया और जो कि धनुर्धर और धनुष बाण में रुचि रखने वालों के लिए मार्ग प्रदर्शन का कार्य करता है। इसी तरह से गुजराती लोक कथा संग्रह है रासमाला और बंगाल में रचित संस्कृत ग्रंथ शेख शुभादेश, उससे हमें मध्यकालीन समय की जानकारी मिलती है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं विशेष रूप से दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ये सभी मध्यकालीन विशेष रूप से सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत कहे जा सकते हैं। हालांकि सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोतों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इन स्रोतों में बहुत सारी विसंगतियां हमें देखने को मिलती हैं क्योंकि जो अनेक ग्रंथ हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हमें नजर आते हैं और इनमें निश्चित तिथि क्रम का भी अभाव हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो विवरण है वो भी बहुत ज़्यादा अतिरंजित हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इन त्रुटियों के बावजूद हमें सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी है तो इन स्रोतों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की तुलना में बहुत कम मात्रा में हमें उपलब्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो सल्तनत कालीन इतिहास के जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों की भी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। इस समय बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ और इस समय के जो भग्नावशेष हैं उनको देखकर हमें तत्कालीन कलात्मक प्रगति और राज्य की समृद्धि का अंदाज़ा मिलता है। और इस समय की
अनेक जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो हैं कुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, फिरोज शाह कोटला आदि, जो हमें कलात्मक विकास से परिचित कराती हैं। सल्तनत काल में मस्जिदों और अन्य भवनों की दीवारों पर फारसी में भी बहुत सारे अभिलेख खुदवाए गए, लेकिन शाही अभिलेखों की संख्या हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और इनमें से जो अधिकांश अभिलेख हैं वो व्यक्तिगत हैं, लेकिन इनमें शासकों के नामों और तिथियों का भी उल्लेख हमें नज़र आता है। सल्तनतकालीन जो सिक्के हैं वो भी तत्कालीन इतिहास की जानकारी के एक मुख्य स्रोत कहे जा सकते हैं।